नमस्कार दोस्तों, राइज एंड रूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले उसमें पढ़ा था चैप्टर जो पढ़े थे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। और अब अगला चैप्टर जो हम इसमें पढ़ रहे हैं संविधान का अनुच्छेद। जितने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उन्हीं अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संविधान मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था, जिसमें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये बाद में जोड़े गए, जिसमें 9वें में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 10वां 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, और 11वां जो था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जबकि 12वां 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो शुरुआत में कितने थी? 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। इसलिए विकल्प पहले का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद, लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो दूसरे का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, धारा कहे या अनुच्छेद कहे, तो कुल कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद हैं। तो तीसरे का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया डैट इज भारत, इंडिया जो कि एक भारत है वो राज्यों का संघ होगा, अर्थात चौथा का विकल्प नंबर 1 जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात की गई है। नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात किसमें की गई है? स्थापना की बात की गई है अनुच्छेद 2 में किया गया है, जबकि नए राज्यों के सृजन की बात नए राज्यों की सृजन की बात, उनके नाम में परिवर्तन, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन की बात, परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात की गई है। जैसे हमने 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहराज्य का दर्जा प्रदान किया, जबकि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जब अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों की सृजन की बात की गई है, स्थापना की बात कही गई है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नाम में, उनके क्षेत्र सीमा, इन सब में परिवर्तन की बात जो की गई है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी हमने पढ़ा कि इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो 5वें का सही आंसर जो है वो विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। भारत राज्यों का संघ है, इंडिया डैट इज भारत कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है
कि भारत जो है, जो इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो पांचवें का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किए गए हैं। तो छठवें का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। इसमें देख लें, अन्य विकल्प महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमने मौलिक अधिकार का वर्णन, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है मौलिक अधिकार, जबकि 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तत्वों का वर्णन किया गया है। और 1 से 5 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 1 से 5 के बीच में बताया गया है और 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो छठवें का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकता को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि मूल अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। शैक्षणिक नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। इसी के सब क्लाज के तहत 16(2) में कहा गया है कि कमजोर और जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो 8वें का सही विकल्प है बी। 8वें का विकल्प बी जो है एकदम सही है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है देख लेते विकल्प के। इसमें कहा गया है विधि के समान समता की बात की गई है। विधि के समान समता तथा विधि के समान आरक्षण की बात की गई है। विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 14 में की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है कि छुआछूत को खत्म करने के कानून बनाना, छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान हमें होता है। अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 23 बालक श्रम, रोज और बधुआ मजदूरी, इन सब के उन्मूलन की बात जो की गई है अनुच्छेद 23 के तहत की गई है। तो 8वें का सही आंसर विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का से निषेध करता है? तो अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत को रोकता है। तो 9वें का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। जबकि अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब शैक्षणिक संस्थान हुआ, नौकरियां हुई, इन सभी में सभी लोगों को समान भाव से काम करने के लिए आज़ादी होगी। जो चाहे उसमें कर सकता है, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत की बात की गई है, के अंत की बात की गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि
ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई उपाधि दी जाती है तो वह उस उपाधि को ग्रहण कर सकता है। शिक्षा और सेना के उपाधियों को छोड़ करके किसी भी प्रकार की कोई उपाधि, जैसे मान लीजिए कोई उपाधि पाया हो तो वह अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया कि ये महामहिम ऐसे हैं, बहुत बड़े हैं, इस प्रकार का उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। तो ये याद रखना है कि शिक्षा और सेना दो जगह उपाधियां दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 16 हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जैसे धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, मूल वंश, इसके आधार पे किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कि आप निम्न जाति से हैं तो किसी ब्राह्मण या किसी उच्च जाति के कुएं का पानी, इन सब का जो पिछले समय में जो था उसको निषेध किया गया कि अनुच्छेद 15 के तहत इन सभी चीजों को किसी होटल में कि केवल बड़े लोग ही आ सकते हैं, छोटे लोग की एंट्री नहीं है, इन सब चीजों को निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के आधार पर कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 19 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 जो है विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। निर्वाचन मंडल कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो एक बार मैं बता देता हूं, आप लोग जान जाइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन सबको मिला करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक चुनाव मंडल बनाया जाता है जो राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। तो ये जो मंडल बनाया जाता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में किया गया है इसका वर्णन। तो 10 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गारंटी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 11 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी के अंतर्गत ही 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने का अधिकार, ये सब किसमें है? अनुच्छेद 19 के तहत रखा गया है, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुद्ध मतलब कहीं भी धरना प्रदर्शन वगैरह करने की स्वतंत्रता है, जैसे कि बिना हथियार अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता है, और अपना जीविका का उपार्जन करने की स्वतंत्रता है, संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 के बारे में देख लें। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कि मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता हमें कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत हमें विवाह करने की आजादी, घूमने की आजादी, स्वच्छ जल की आजादी, स्वच्छ पर्यावरण की आजादी, इन सभी को पाने की आजादी, मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 के तहत हम एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी प्राप्त करते हैं। इसी के तहत अपने मर्जी से विवाह करने की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 देख लीजिए। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? पहले कुछ दशाओं अपराध से निषेध की बात की गई है अनुच्छेद 20 में, जबकि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 22 में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 21 का तो क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अभी बात हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता हमें कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1) जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है। तो 12 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 14 में अभी हमने पीछे बात की कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 में किया गया है। और अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसे आत्मसात करने की स्वतंत्रता हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25 हमें यह आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसके अनुरूप व्यवहार करने की स्वतंत्रता। इसी के तहत जो सिख लोग होते हैं उनको कृपाण रखने, पगड़ी बांधने, चोटी बनाने और इन सब की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत ही प्राप्त है कि उन्हें किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उसका अनुपालन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त है। तो 12 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है जो उसके स्वास्थ्य से जोखिमपूर्ण कार्य हो, उसमें नहीं लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो 13 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 17 बताए कि अस्पृश्यता का अंत जो कर दिया गया, छुआछूत को खत्म करने का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 19 हमारी स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बाल श्रम और इन सब का निषेध जो किया गया है, बाल श्रम और बधुआ मजदूरी, इन सब का निषेध अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। तो 13 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? बात की गई है तो यह बात किया गया है 29 में। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किया जाएगा। तो 14 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में की गई है। अनुच्छेद 29 में किया गया है। इसमें देख लें अनुच्छेद 32 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का
का कोई दुरुपयोग करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 19 हमें आजादी देता है, स्वतंत्रता से संबंधित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में की गई है। और अनुच्छेद 14 जो कि है विधि की समान समता और विधि के समान संरक्षण की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 14 में की गई है। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अभी हमने बात किया कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो 15 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। जबकि अनुच्छेद 54 इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो बनाया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो 16 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में दिखाई देती है? अनुच्छेद 39 में दिखाई देती हैं। 17 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। कैसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं 39 में दिखाई देती हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 39 का में बताया गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक आर्टिकल है 39 का, बहुत इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता की बात की जाती है। ऐसे 39 घाय एक आर्टिकल है, उसमें कहा गया है महिला एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। महिला एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, ये बात करता है। अब अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। तो 17 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो दिखाई देती है अनुच्छेद 39 में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश जो दिया गया है अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। तो 18 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 32 हमने बताया कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाइए। तो किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? अनुच्छेद 32 हमें यह आज़ादी देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 हो गया। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते की बात जो करता है, अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। तो 18 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। 19वां देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 51 का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। यह कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया 51 का। प्रारंभ में जो थे वो 10 मौलिक कर्तव्य थे प्रारंभ में। उसके बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 86 में क्या था? प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य थे 86वें संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, मतलब शिक्षा के लिए भेजें। ये उनका कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है। तो 19 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? फिर वही क्वेश्चन, 20 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। तो 21 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? जान ही रहे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते का बात अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल की बात की गई है। तो 21 का सी जो है विकल्प एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। तो 22 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। विकल्प नंबर ए एकदम सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का सृजन कब किया गया है? अनुच्छेद 63 जो होता है भारत में उपराष्ट्रपति पद के सृजन का प्रावधान करता है। तो 23 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। और अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होंगी वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति उसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये किसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
कहा गया है? अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की बात करें तो 24 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 76 के बारे में भी बताया कि महान्यायवादी की चर्चा की गई है अनुच्छेद 76 में और अनुच्छेद 75 अगर इसे सब उसमें देखा जाए तो 75(3) अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर आपसे अंदर होके पूछता है कि किस में कहा गया है 75 1 2 3 ऐसे करके पूछता है तो आप ये याद रखिए कि 75(3) में कहा गया है कि मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो 24 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आधारभूत नियम निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम कौन है? अभी हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का गठन जो अनुच्छेद 75 से किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो 25 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करना। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप वहां पे चले जाइए। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन कब किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो 25 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित। तो 26 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 53 हमने बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह उसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 63 अगला क्वेश्चन इस प्रकार 26 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है कि संसद की जो बैठक होती है वो 6 माह से के अंतराल पर ही हो जाना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है। तो 27 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है 28 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। सॉरी
सॉरी 28 नहीं, ये 85 के अंतर्गत विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। 28 का विकल्प नंबर ए सही है। और ये जो है अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 365 में कहा गया है, यदि यदि संघ के किसी आदेश का राज्य पालन नहीं करता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक होता है कि अनुच्छेद, देखिए एक होता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, लेकिन यह तब लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। उसके अंतर्गत ये 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। राष्ट्रपति शासन, इस शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में या देश में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र जो होता है वो विफलता के आधार पर लगाया जाता है कि इस राज्य जो है संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या संविधान यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। जबकि अनुच्छेद 365 के तहत यदि संघ के किसी दिशा निर्देश या आदेश का राज्य द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो यह संवैधानिक तंत्र की विफलता ही मानी जाती है, एक प्रकार से कि संविधान के अनुरूप उस राज्य का कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 365 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ए, विकल्प नंबर ए एकदम सही है कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक, तो अनुच्छेद 108 के तहत 29 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। इसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो 29 का विकल्प नंबर बी सही है। अनुच्छेद 110 में क्या किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 102 में 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, जिसे हम शॉर्ट में बजट कहते हैं। अगर बजट की बात पूछे तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसे हम बजट बोल देते हैं, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 29 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, लोक एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी हमने बात किया संयुक्त अधिवेशन
का प्रावधान 108 अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो 30 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। सॉरी, 30 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। और इसी में बात किए थे कि अनुच्छेद 110, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि ये धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 105 में कहा गया है यदि कोई सांसद 60 दिन से अधिक बिना बताए 60 दिन से अधिक सत्र में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 105 भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो 30 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अभी हमने बात किया कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो 31 का विकल्प नंबर सी एकदम सही है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में दी गई है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात अनुच्छेद 124 में की गई है। जबकि अनुच्छेद 109 जो है धन धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 109 में बताया गया है। जबकि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 में दी गई है। और धन विधेयक की प्रक्रिया कैसे धन विधेयक निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, कौन सा विधेयक कैसे लेके आएंगे, कि यह केवल सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, ये सब की जानकारी अनुच्छेद 109 में की गई है। तो 31 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये तीनों अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। अनुच्छेद 112 का 29 जो है वो भी संचित कोष से संबंधित है। कि 112 में क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। तो पैसा कैसे संचित कोष से निकालिए, तो अनुच्छेद 112 भी संचित कोष से संबंधित है। 148 भी संचित कोष से संबंधित है। और 146 3 भी संचित कोष से संबंधित है। तो 32 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की आजादी प्रदान करता है। तो 33 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि कार्यपालिका से संबंधित मतलब जो कार्य की सूचना समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहे, ये अनुच्छेद 78 कहता है। तो 33 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो 34 का विकल्प नंबर सी सही है। अभी आप पूछेंगे कि सर आपने पीछे बताया कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन या स्थापना की बात की गई है। तो ये भी इसी में बात की गई है कि न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान भी 124 में किया गया है। जी इसी में किया गया है। अगर आप ज्यादा अंदर आपसे पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा
124 का सब क्लास 4 में यह बात कही गई है कि न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान जो किया गया है 124(4) में मेन रूप से किया गया। किसमें किया गया? 124(4) में किया गया है। तो 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन इसे मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। तो 35 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय या आदेश का पुनः विचार, उसको पुनः रिव्यू कर सकता है, उसको देख सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है उसका। तो यह किससे है? 36 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। 143 अभी आपने देखा कि इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्य होगा? मतलब सभी न्यायालयों पे उसे मानने के लिए अबाध्य होंगे। जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसी के अनुरूप उस द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्य कर होंगे। तो ये 37 का विकल्प नंबर ए जो है वो सही है। तो 37 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जिसका आधार कौन सा है? आधार है अनुच्छेद 32 है। तो विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाया गया कोई कानून उस सीमा तक शून्य होगा, उस सीमा तक शून्य होगा जहां तक वह मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 13 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। जबकि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 32 के तहत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 233 के तहत। 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला में जो न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 39 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245 करती है। अनुच्छेद 245 के तहत भारतीय संविधान का
का ये संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो ये अनुच्छेद 245 40 क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 41 किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार के पास हैं। तो 41 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। विकल्प नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 42 के में चलते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत यदि सभी राज्य मिल करके या कोई भी एक राज्य या एक दो राज्य आपस में मिल करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप हमारे इस विषय पर एक कानून बनाइए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो 42 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249 के तहत प्रदान करता है। तो 43 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है कि संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44 का डी सही है, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 45 केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध की बात किया जा रहा है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक प्रशासनिक संबंध, जबकि 245 से लेकर के 262 तक जो है ये विधायी संबंध इसमें वर्णित है। विधायी संबंध वर्णन किया गया है। इसमें विधायी संबंध का 245 से 262 तक विधायी संबंध का वर्णन किया गया है। तो 45 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 46 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत। तो 46 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 47 अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। 47 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 48 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। 49 संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। एक संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है। तो 49 का विकल्प नंबर डी एकदम सही है। पहले यह
मूल अधिक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो इस प्रकार 49 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार का समावेश किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत इसे किया गया है। तो 50 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। तो नमस्कार दोस्तों, अब आप इतने पे ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे और अनुच्छेदों का भी अगला पार्ट बाद में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको दोहराते रहिए, अनुच्छेदों को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।